हुकूमत ने टीआरएफ पर पाबंदी लगा दी है। मरकजी वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया कि टीआरएफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों को आगे बढ़ाने, दहशतगर्दों की भर्ती, दहशतगर्दों की दरअंदाजी और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में असलहा और मनशियात की स्मगलिंग के अलावा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए नौजवानों को ऑनलाइन भर्ती कर रहा था। वजारत दाखिला के मुताबिक शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का कमांडर है और उसे यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दिया गया है। वजारत के मुताबिक इस दहशतगर्द तंजीम की सरगर्मियां हिंदुस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है और इसके अराकीन और साथियों के खिलाफ बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सरकार ने टीआरएफ को बैन किया है, जो एलईटी की एक प्रॉक्सी है और एलईटी का एक एक्सटेंशन है। उन्हें इस बैन के पीछे मकसद है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे थे और जो देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हानिकारक था। ये ग्रुप जो है 2019 में खड़ा हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर रहे थे यूथ की, जिसके द्वारा वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सारा बढ़ावा दे रहे थे, इन्फिल्ट्रेशन की मदद कर रहे थे और साथ ही साथ वेपन्स और ड्रग्स जो है पाकिस्तान से उनके लिए भी हर प्रकार की मदद कर रहे थे। सरकार ने साथ साथ 2 और इनके कमांडर्स हैं, उनको भी टेररिस्ट घोषित किया, इंडिविजुअल टेररिस्ट। एक सज्जाद गुल है जो जम्मू के अंदर है, जो इनके कमांडर है, और दूसरे मोहम्मद अमीन वो भी जम्मू के हैं लेकिन इस समय पाकिस्तान बेस्ड है और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वेपन्स भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके तहत वो यूथ को जोड़ रहे हैं अपने साथ। इनकी ये तमाम गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इनको बैन किया है और ये डिसीजन बिल्कुल सही है। इससे बड़ा ज़बरदस्त फायदा होगा सिक्योरिटी। घाटी में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए मोदी सरकार ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए यूएपीए के तहत इस संगठन को बैन कर दिया है और इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये वही संगठन है जो पिछले कुछ सालों से लगातार कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बना रहा था, टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम दे रहा था और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए लगातार धमकियां जारी कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि इस संगठन के तहत जो बाकी अन्य मॉड्यूल है, अब उन पर भी कार्रवाई संभव हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह मॉड्यूल है जिसे फैल्कन स्क्वाड कहा जाता है, जो कि इन किलिंग्स को अंजाम देता था, ये वही लोकल यूथ का ग्रुप है जो हथियार, छोटे हथियारों से वहां पे किलिंग्स करके वहां से वापस अपनी रूटीन लाइफ में चले जाते थे। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी अब आसान होगा। आपको ये भी बता दें कि 2019 में टीआरएफ की शुरुआत हुई थी, जब पाकिस्तान पर दबाव बहुत था कि वो लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने एक नया ऑफशूट लश्कर का शुरू किया टीआरएफ के नाम से, जिसका मकसद ये था कि वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाए। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी आखिरी बैठक जो जम्मू कश्मीर पर हुई थी उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि सेपरेटिज्म और टेररिज्म को समर्थन देने वाले टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। तो ये उसी दिशा में उठाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। एक और कदम उठाते हुए वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को दहशतगर्द करार दिया है। अबू खुबैब इस वक्त पाकिस्तान में एक इनफरादी दहशतगर्द के तौर पर रह रहा है। वह लश्कर तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। उसने सरहद पार एजेंसियों के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में लश्कर की दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जिंदा करने और बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। खुबैब सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों, हथियारों और धमाका खेज मवाद की सप्लाई और दहशतगर्दी की फंडिंग में भी मुलविस रहा है। राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले से मुतल्लिक एसएसपी राजौरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि हमले के बाद लोगों में फैले दहशत और खौफ को दूर कर और एतमाद बहाल करने के लिए पुलिस मुसलसल काम कर रही है। एसएसपी ने कहा कि जिले के हसास गांव में इजाफी फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि वीडीसी को बहाल करने पर भी काम किया जा रहा है, जबकि पूरे जिले में पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जो माइनॉरिटी किलिंग की है मिलिटेंट्स ने,
इसके बाद पहली जो है वो मिलिटेंटों को पकड़ने और उनको मार गिराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें पुलिस सिक्योरिटी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। कार्डन सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। हमें पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्दी इनको हम न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होंगे। जो लोगों का नो डाउट जो है एक पैनिक लोगों में थोड़ा फैला हुआ है, उसको रेस्टोर करने के लिए हम तमाम जो बीडीसीज हैं उनको जो है वो उनका असला अम्निशन, उनका वेपन वगैरह चेक करा के उनको जो है बाकी फायरिंग प्रैक्टिस भी दे रहे हैं और गांव-गांव जाके हमारी टीमें जो है उनको ठीक कर रही हैं। थाना लेवल पे ये काम हो रहा है और वेपन जहां कहीं अगर कमी है उसको स्ट्रेंथन भी किया जा रहा है कि कहीं अगर किसी बीडीसी में वेपन की कमी है, अगर वो वेपन डैमेज्ड है, चल नहीं सकता, इनफेक्टिव है, तो वो जो है नॉन फंक्शनल वेपन्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा जो है इसके अलावा हमारे पास एडिशनल फोर्सेस भी कुछ आए हैं सीआरपीएफ वगैरह के, उनको जो है वो हमने गांव जो है सेंसिटिव गांव जहां पे माइनॉरिटीज़ हैं या जहां से इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं या जो जंगल के जहां मिलिटेंट्स या जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के आने का जो है खदशा है, उन जो है विलेजेस का वो आइडेंटिफिकेशन की है, उनमें जो है कार्डन सर्च और जो पेट्रोलिंग वगैरह जारी है इन मतलब बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके। तो मुझे उम्मीद है जल्दी से जल्दी लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस जो है बाहर होगा और उसमें जो है हम पूरा हर गांव जाके उनको जो है वो मामला को एड्रेस करेंगे और जो है ये जो चीज़ें बताई गई ख़ुसूसी बीडीसी को जो है दोबारा अच्छे से एक्टिवेशन उनका करवाएंगे और जो फोर्सेस का जो प्रेजेंस है वो भी कार्डन सर्च या डोमिनेशन एरिया का जो पेट्रोलिंग वगैरह वो जारी रहेगी। राजौरी के डांगरी में गुज़श्ता रोज हुए दहशत गर्दाना हमले में जहां 6 अफराद हलाक हुए थे, वहीं दीगर कई जख्मी भी हुए थे। जख्मियों का राजौरी के जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बहरकैफ आज भी उन्हें वो भयानक रात याद है जब ये दहशतगर्दों ने 3 घरों में अंधाधुंध फायरिंग कर 6 लोगों की जान ली थी। न्यूज़ 18 जेके की टीम ने अस्पताल का दौरा कर जख्मी शहरियों से बातचीत की। जीएमसी राजौरी में हूँ और यहाँ पे मेरे साथ आप वो इंजर्ड देख सकते हैं, वो जख्मी जो आईडी ब्लास्ट में जख्मी हुए, जो डांगरी की घटना में जख्मी हुए, वो तमाम लोग इस वक्त यहाँ अस्पताल में दाखिल हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये लड़की है, इसको स्प्लिंटर इंजरीज हुई थी, इसके जो है सिर पे भी चोट बताई गई है। ये कुल 8 जो जख्मी लोग हैं वो इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इनका जो जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं वो भी इनके साथ हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, जो खुद इंजर्ड्स हैं। ये जो घटना उस दिन हुई कैसी हुई थी? आप वहीं पे मौजूद थी? हम बैठे हुए थे, अचानक से ब्लास्ट हो गया, पता ही नहीं चला कैसे हो। ब्लास्ट होने के बाद पता चला कुछ हुआ। कितने लोग उस वक्त घर में थे? हम 6-7 बच्चे थे, 7-8 बच्चे थे, 2 मामियाँ थी और 4 कोई ऑफिसर थे हमारे साथ। वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, ऐसे ही थे ऑफिसर। ऑफिसर भी उस वक्त घर में थे, तो क्या उनको भी चोटें आई आपके साथ? कोई पता नहीं, बोल रहे थे कि एक को आई है सिर में, तो बाकी 3 का कोई पता नहीं। आपको कहाँ कहाँ चोट आई और अब आपकी हालत कैसी है? मुझे टांग में लगी हुई है, तो सिर में दर्द है मेरे। पीछे सीटी स्कैन करवाया, नहीं ठीक आया। MRI करवाई है आज, उसकी रिपोर्ट कल आएगी। तो आप आपके जो आप किन की सिस्टर हैं, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थी, क्या आप उसी घर के सदस्य हैं? हाँ, उसी घर के हम फैमिली थी सभी। क्या लगते हैं आपके? वो जिनकी डेथ हुई है दीपक, वो कज़न ब्रदर है मेरे। तो जो लड़की की हुई है समीक्षा, वो मेरी सिस्टर है, सगी सिस्टर थी। क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी नहीं, बस बम ब्लास्ट होने की आवाज़ ही आई थी। क्या नाम, आपका नाम क्या है? समीक्षा शर्मा। अच्छा, तो आप उसी घर में मौजूद थे उस दिन, उस वक्त? हाँ, उधर ही थे, उधर ही बैठे हुए थे। तो किसने उठाया आपको आके? पता नहीं, एक अंकल आए थे, उन्होंने उठाया। पहले तो हम खुद भाग गए। हाँ, हमने गेट बंद कर दिया, हम अंदर छुप के, फिर किसी ने आके हमें उठाया। तो कुल 6-7 लोग थे आपके साथ सब? विहान भी था वहाँ पे, समीक्षा भी थी? हाँ, सभी वहाँ पे थे। 6-7 बच्चे थे,
2 आंटियाँ थी और 4 आर्मी वाले थे। नहीं, वहाँ पे हमने सिर्फ वो बुलेट्स की वो बार वाले देखे थे हमने, और साथ में वहाँ पे ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ था। अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? जी भी थोड़ा बहुत। तो ये वंशु हैं जो वहाँ मौजूद थे और इनकी हालत भी पहले से अच्छी है। यहाँ पे इनको ट्रीटमेंट दिया गया है जीएमसी रजौरी में, और कुछ और भी यहाँ पे इंजर्ड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये एक महिला हैं जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। क्या देखा आपने, कैसे हुआ? कख नहीं देखा, मम्मी फटा बस। घर के किस कोने में, जहाँ पे वो सुना है बाल्टी पड़ी थी वहाँ पे? सुधा जकी सी डिंडरे जकी बेने से आसा कख नहीं हाथ लाया, उत्थे बैठे बस एक कदम का ही लिखता है, कुछ पता नहीं लगा किधर जाने किधर होने। अब आपकी हालत कैसी है? हालत बहुत खराब सी। ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक मिल रहा है? बहुत हालत खराब सी, बड़े मुश्किल करने धमाके अजय चपाया। तो इनका कहना है कि अभी भी सन है ये, इनको सुनने में भी दिक्कत है। हमारे साथ यहाँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर महमूद हैं। सर, जितने भी यहाँ पे इंजर्ड्स हैं, कुल कितने इंजर्ड्स हैं और इनकी अब क्या हालत है? देखिए, अभी हमारे पास यहाँ पे 8 जो हैं वो घायल हैं और धीरे धीरे ये रिकवरी जा रहे हैं। अभी किसी भी जो है वो खतरे से ये बाहर हैं, इनकी ट्रीटमेंट चल रही है, सभी इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, तो ये अच्छे से जो है वो अभी रिकवरी की ओर जो है वो जा रहे हैं। और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हम सोच सकते हैं, सभी डॉक्टरों की एक टीम बैठ कर डिसाइड करेगी कि हम इनको छुट्टी जो है वो कब देंगे। तो उसी प्रकार से जैसे आपने 1-2 पेशेंट से बात की कि उन्होंने कहा कि हमारी हालत अभी उतनी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अभी हमारे पास ये हैं, हम इनका खाने का व्यवस्था भी यहाँ से करते हैं और दवाई की सभी व्यवस्था भी, और डॉक्टरों की टीम बना रखी है जो टाइम टू टाइम जो है वो इनको देखते हैं, और हमारे पैरामेडिक और नर्सिंग स्टाफ भी कंटिन्यूसली जो है वो इन पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ जीएमसी जो इनका कहना है कि जो 8 इंजर्ड यहाँ पे हैं वो अभी डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो 3 जो इंजर्ड जम्मू शिफ्ट किए गए हैं उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। जो यहाँ जीएमसी प्रिंसिपल हैं वो खुद वहाँ जीएमसी जम्मू में मौजूद हैं और पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, जीएमसी रजौरी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और आइए इस वक्त शुरू करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है जम्मू के सिद्रा से। जी हां, सिद्रा फ्लाईओवर पर हादसा, नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार, जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जम्मू के सिद्रा से आई है। सिद्रा फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है, नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू के सिद्रा फ्लाईओवर पर एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अपनी तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक गाड़ी पूरी तरह से हादसे का शिकार हुई और इस हादसे में जख्मी अफराद को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बड़ी खबर जम्मू के सिद्रा से है, ये फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है, नगरोटा से सिद्रा जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और जख्मियों को जीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के कुछ लीडरों ने कुछ अरसा कबल कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी करके आज दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी की केसी वेणुगोपाल, जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल और पवन की मौजूदगी में दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। ठाकुर बलवंत सिंह, विनोद शर्मा, सुभाष भगत, बद्रीनाथ शर्मा, चंद्र प्रभात शर्मा समेत 17 बड़े लीडर आज कांग्रेस में वापस आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की आज कांग्रेस में वापसी हुई है। ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। ताराचंद जी, ये बताइए क्या वजह रही कि छोड़ कर गए थे, इतने सारे लोग गए थे और उससे भी ज्यादा लोगों को लेकर वापस आए हैं, तो क्या वजह रही? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सारी उम्र जो है वो कांग्रेस पार्टी में दी है और कांग्रेस ने भी मुझे 4 दफा असेंबली
का टिकट दिया, मैंडेट दिया पार्टी के इलेक्शन लड़ने के लिए। CLP लीडर मुझे बनाया, 6 साल में स्पीकर रहा, 6 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, तो कांग्रेस पार्टी की वजह से। हमसे जो फैसला हो गया वो जल्दबाजी में, जज्बात में आके हमने वो फैसला ले लिया, जो कि गलत फैसला था। आज हमने उस पर विचार किया कि हमें फिर कांग्रेस में घर वापसी करनी चाहिए। जैसे बोलते हैं सुबह का बूला शाम को घर आता है, तो उसको बूला नहीं कहते। तो ये 2 महीने के लिए लोग गए थे, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, और ये लोग सब बेसिकली सेक्युलरिज्म पे विश्वास रखने वाले हैं। जब उनको महसूस हुआ कि सेक्युलरिज्म की यहाँ कोई ख्वाहिश नहीं, गुंजाइश नहीं, तो ये लोग वापस आ गए। अगर वो विश्वास करते हैं सेक्युलरिज्म पे, तो उन्होंने सोचना चाहिए। ये सब राहुल गांधी जी की जो सैलाब जो आ रहा है, जो कन्याकुमारी से लेके बहुत सारे लोग जो राजनीति में भी नहीं है, वो भी सब उनसे जुड़े जा रहे हैं। महिला हो, वृद्धा हो, गरीब हो, बड़ा हो, सब लोग उनको गले लग रहे हैं। और राहुल जी को जो बोल रहे थे, राहुल जी को जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया था RSS ने, उसको बिल्कुल झूठा ठहरा के, उसको झुटला के राहुल जी आगे जा रहे हैं। क्योंकि हर एक की अफादत होती है, हर एक की काम करने का तरीका होता है, और मुझे लगता है कि असर पड़ेगा या न पड़े ये वक्त ही फैसला करेगा। आजाद साहब से कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आजाद साहब को कहना चाहता हूं कि आप भी रिकवर करें और अपने घर वापस आए। बीजेपी अगर इलेक्शन के लिए तैयार होती, आज 9वां साल चढ़ गया जम्मू कश्मीर में विदाउट इलेक्शन। वो कौन डिलाई कर रहा है? वो बीजेपी कर रही है। कब 1 साल होने लगा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को, वो भी तो उन्होंने फ्रॉड किया उस डिलिमिटेशन में। वो तो RSS कमीशन था, वो कौन सा डिलिमिटेशन कमीशन था? सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का अगर गला घूंटा जाता है वो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं होते। अपनी मर्जी से सरकारें चला रहे हैं ये लोग, और आगे भी इनको करने का इरादा नहीं है। अब तो असेंबली इलेक्शन उन्होंने दोबारा ताक पे रख के अब बोलते हैं अब पंचायतों के करें। अरे पंचायतों के 3 बार हुए, जब से असेंबली हुए हैं उसके बाद पंचायतों के 3री बार हो रहे हैं। असेंबली कराओ, खुद लोग आपको जूते देंगे, बताएंगे कि भैया तुमने 9 साल लोगों के साथ क्या किया, कौन से लोगों को जॉब दिया, कौन सी डेवलपमेंट की, कौन सा जम्मू को आपने चमकाया। तो इलेक्शन तो करते नहीं है। आपको किसने बोला बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है? मुझे नहीं लगता है आगे 10-15 साल भी ये लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे। मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए ज़ोजिला को आज से आमदरफ्त के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया है। लद्दाख को वादी से मिलाने वाली लाइफलाइन जो दुर्रा ज़ोजिला से होकर गुजरती है, जिसको आने वाले मौसमी हालात को देखते हुए आज बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज -35 डिग्री सर्दी में एक सादा तकरीब मुनक्किद हुई। बीकन और विजयक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर्स और DC गांदरबल मौजूद थे। उन्होंने बीकन और विजयक प्रोजेक्ट की तारीफ की, जिन्होंने अपनी सख्त मेहनत से आज दुर्रा ज़ोजिला को खुला रखा। उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहा तो रोड को खुला रखने का इरादा है, ताहम गमरी के कैंप को मटाइन में शिफ्ट किया जाएगा। दर्रे-ए-ज़ोजिला जिसको लद्दाख का लाइफलाइन कहा जाता है, इस वक्त हम दर्रे-ए-ज़ोजिला के 0 पॉइंट पे खड़े हैं। इस वक्त -35 डिग्री सर्दी की लहर चल रही है। तान से आज विजयक और बेकन ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद जो है रोड को ऑफिशियली बंद किया जाएगा। तो एक क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि अभी जो कुछ दिन के बाद जो मौसम खराब होने वाला है, उसके बाद अगर साफ हुआ तो दोबारा काम चालू किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली तौर पर आज से जो है दर्रे-ए-ज़ोजिला का जो सोनमर्ग जो करगिल जो रोड है वो उसको बंद किया जा रहा है। गुलाम तवीज़िया, न्यूज़ 18 लद्दाख। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि BRO के नाम से भी जाना जाता है, ने ज़ोजिला तक रसाई की इजाज़त देकर एक बार फिर लोगों का दिल जीतने का काम किया है। दरअसल ज़ोजी पहाड़ी दुर्रा माह की 6 जनवरी तक खुला रहा। ये पिछले साल 3 जनवरी तक भी खोला गया था। BRO और विजयक, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, ने मुश्तरका तौर पर यह कारनामा अंजाम दिया। लद्दाख यूटी इंतजामिया और यहाँ के लोगों ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशों की तारीफ की कि इजाफी विंडो यूटी इंतजामिया पर लॉजिस्टिक बोझ को कम करेगी और आने वाली सर्दियों की तैयारी में इजाफी खुराक और सामान को जखीरा करने में माविन साबित होगी। Looking at the strategical point of view and the socio-economical point of view, what is your take on that? So, firstly, we feel very proud that we were instrumental in keeping this pass, this road, strategic road, open for a record number of days.
last year we had to close because of weather calamities and avalanche and heavy snowfall on 4th. This time we tried our best to extend it further for a couple of days, and we'll keep trying and keep moving our resources and equipment to further keep clearing the snow and keep this road open to the maximum that is possible. पूरा यूटी ऑफ JNK और यूटी ऑफ लद्दाख के पब्लिक के लिए हम ये कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक रोड खोल के रखे मैक्सिमम। लास्ट टाइम हमने 4 तारीख तक खोल के रखा था और अभी हम पूरी कोशिश करके एक्सटेंड करके कल 7 तारीख से 7 जनवरी से हम क्लोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पे लोकल कम्युनिकेशन लोकल सप्लाईज वो अभी तक जारी रखी है हमने किसी पूरा प्लानिंग करके स्नो क्लियरेंस करके। एंड आगे भी हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में स्नो क्लियरेंस हम लगातार करते रहेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करें। फायदा बहुत हुआ है क्योंकि जब तक हमारी आर्मी हमारी लोकल फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट था आप खोल के रखे, हमने उनकी प्लानिंग और उनके लिए हमने सुविधा की है कि उनकी सप्लाईज और उनकी मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स और जो भी है उसके लिए हम ये रोड स्ट्रेटेजिक रोड को ओपन रखें। एंड मेरी कल भी बात हुई थी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से, दे आर हैप्पी कि अभी तक हमने खोल के रखा। वो बहुत खुश हैं कि आपने लास्ट ईयर से भी अभी ज़्यादा खोल के रखा है, एंड वो उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करके जल्दी खोलने की भी कोशिश करेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और हमारी वो कोशिश रहेगी। ये जोजिला पास NH1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। NH1 श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इस NH1 को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सर्दियों में इस पास को खुला रखना और इसके ऊपर से ट्रैफिक गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हेवी स्नोफॉल इन लो टेम्परेचर्स, लेकिन कुछ चंद एक सालों से एक रिक्वायरमेंट सामने आई है जब हमें इस पास को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक खुला रखने की ज़रूरत पड़ी। और आपको कुछ अगर फिगर्स दूं तो पिछले साल 31 दिसंबर 2020 तक इस पास को खुला रखा गया। पिछले साल इसको 4 जनवरी को खुला रखा गया, 5 जनवरी को बंद किया गया था, और आज हम देख रहे हैं कि 6 जनवरी तक हमने इस जोजिला पास को खुला रखा है। सर कब ओपन रहेगा? ये आज ही मेरे ख्याल से लास्ट कॉन्वे पास हो पाएगी। कल से एक बहुत हैवी और एक प्रोलॉन्ग्ड विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रेडिक्शन है, जिसके चलते मेरी समझ से ये पास इन सर्दियों के लिए अभी बंद कर दिया जाएगा। अभी हमारा जो आज BRO का जो रोड है जहाँ पे हम जोजिला पॉइंट पर हैं, ये अभी बंद हो रहा है 6 जनवरी में, और ये मैं BRO अथॉरिटीज़ और विजय अथॉरिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि आप सोनमर्ग भी आ सकते हैं। सोनमर्ग खुला हुआ है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑल विंटर हमारा सोनमर्ग खुला रहेगा। BRO इज विद अस, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज विद अस, एंड आई वेलकम ऑल द टूरिस्ट की स्कीइंग के लिए आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर जन्नत को देखें। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो के जोजिला पास पे। आज एक ऐसा ऐतिहासिक मूव बना है जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने विजयांग के साथ ये जो ये रोड है, हाईवे है नेशनल हाईवे 1, ये हिस्टोरिक टाइम के लिए ओपन रखा। हम पिछले साल के हवाले से बात करें तो ये रोड ऑलमोस्ट 3 जनवरी तक खुला था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और ये जो रोड है ये लगभग 6 जनवरी तक ओपन रहा। इस रोड को अगर हम स्ट्रैटेजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें या सोशो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस की भी बात करें तो ये रोड जो है ये कंसिडर किया जाता है गेटवे विच कनेक्ट्स यू फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया टू कश्मीर। कैमरामैन अयूब खान के न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। सरकारी हुक्मनामे के बाद जहां वादी भर में सरकारी अराजी और कहचराई से नाजायज कब्जे हटाए जा रहे हैं, वहीं बडगाम में भी ये कार्रवाई जोरों से जारी है। बडगाम में अब तक 2000 से ज्यादा कनाल अराजी से नाजायज कब्जा हटाया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की एक खास रिपोर्ट। वादी के दूसरे अजला की तरह बडगाम में भी गैर कानूनी तौर से अराजी पर कब्जा हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकारी अराजी और कहचराई को नाजायज कब्जे से छुड़ाया जा रहा है। ये मुहिम जिले के मुख्तलिफ मकामात पर चलाई जा रही है और सरकार ऐसी अराजियात को अपनी तहवील में ले रही है। इस कार्रवाई पर लोगों का मिला जुला रद्देमल सामने आ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि वो सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ तो नहीं है, अलबत्ता सरकार को उनकी तरफ तवज्जो देकर कोई मुआवजा फराहम करना चाहिए।
अस नश कब्जस गवर्नमेंट कड़ान क्या हेको बसान खिलाफ सोरे वनकस क्या यह सारे खुद अपील कर मतलब जोर जबरदस्त दपान अगर गवर्नमेंटन थोमुत रोजगार यही मतलब कमान तो खेवान वो राम करू वो अगर कब्ज यह कब्ज गो कब्ज खोलनस मतलब यह अमानत यह अमानत ये वापस करो अत गुस तरन तो इंसाफ दपान इंसाफ वो कुल षटन मतलब यम षटो वो चाहे कस दान कस क्या तो करो मगर अम पे मतलब इंसाफ गार्मेंट में लुकस 4 सास या 10 सास अच्छा बत बचान अगर क्या सोन क्या गवर्नमेंट ना कर कर दी ना बे ताम जोर कहें दिव मुआवजा वावजा कह बे क्या इंसाफ अड़न बिचार मतलब कूर अड़न गोबर मतलब अड़ दपान कनो जमीन मतलब वलो कूर गोबर नख यम सात वो जमीन छून पे क्या कर अत पे गरीब मजूर तबके मतलब बड़ बड़ मुलाजिम तो दपो नसा करो मजूर पेश मन पन्नस मजूर कर मतलब बुढ़ बाबन कम वन तम गई रामदाग गई तम वो रोजगार ये बचन गरीब खास तम अत बचन वनकस टोटल कहें वनकस कुल षटने यह गो खश कर वनकस जुल्म कर वनकस मगर कर राम साहब क्या खास गरीब पे। लोगों का कहना है कि वो कई बरसों से इस अराजी पर अपना रोजगार कमा रहे थे और इसी पर मुनहसिर थे। वहीं तहसीलदार बडगाम इम्तियाज अहमद का कहना है कि सरकार के वाज़ेह अहकामात हैं और इसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से जो लाउड एंड क्लियर मैसेज है, जो भी घास चाराई पे वो स्टेट लैंड पे जो भी नाजायज कब्जा है वो तो हम हटा रहे हैं, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो आज तक हमने स्टेट लैंड में 912 कनाल रिट्रीव किए हैं और घास चारा में 1224 हमने ये कनाल्स हमने आज तक ये रिट्रीव किए हैं। हाँ, आवाम से हम यही अपील करने हैं जिसने भी नाजायज़ कब्जा किया घास चाराई पे या सरकारी अराजी पे वो आज खुद इससे 10-12 हो जाए। तो इनके पास एक वैसे भी हम जियो टैगिंग कर रहे हैं, जो भी स्टेट लैंड हमारा है, तो ये तो हमें किसी भी हालत में छुड़ाना है जो भी नाजायज़ कब्जा है, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा। तहसीलदार ने कहा कि अब तक 912 कनाल सरकारी अराजी जबकि 1224 कनाल कहचराई से नाजायज कब्जा हटाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई हर जगह हो रही है और लोगों को पहले ही मुतले किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। रहबर खेल असातिज़ा ने जम्मू में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी असातिज़ा ने अपने मुतालबात को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। इस समय हम जम्मू डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रहबरे खेल टीचर्स द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, उसके बाद प्रेस क्लब जम्मू के बाहर और आज डिविजनल जम्मू के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स की मांग है कि जो इनका प्रोबेशन पीरियड है उसे जो है वो घटाकर 7 साल से 5 साल कर दिया जाए। इसके अलावा जो इनकी मांग है वो लगातार यही है कि जो पोस्ट हैं वो डी फ्रीज नहीं की जाए, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर इनसे वादा किया था कि ये जो मांगे हैं इनकी उसे कहीं ना कहीं जो है वो सुना जाएगा। और इसीलिए आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये सरकार से गुहार लगाने जो है पहुंचे हैं। कुछ रहबरे खेल टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस क्लब में आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई। डिविजनल कमिश्नर दफ्तर में क्या उम्मीद लगाया है? सर, परसों हमारे जो रहबरे खेल टीचर जो शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर, तो इन्होंने क्या किया कि जो फीमेल टीचर है हमारी, उन पे जो मेल पुलिस वाले थे उन्होंने लाठियां बरसाई हैं और हम उसी का जवाब मांगने के लिए आज जीपकाम ऑफिस आए हैं कि सर हमें जवाब दीजिए, आपके राज में यहाँ पे क्या हो रहा है? फीमेल टीचर पे लाठियां बरसाई जा रही है, आप कहाँ सोए हुए हो? और सर हम यही जवाब लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब तक दीपकम सर हमारा जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सर अभी हमारे कुछ टीचरों को अंदर बुलाया
वो गए हैं, देखते हैं सर उनका जिन टीचरों पे लाठियां पुलिस वालों ने बरसाई है उन पे क्या एक्शन लेते हैं। हमें सर पूरी उम्मीद है कि सर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर सर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम इसी तरह रोडों पे रहेंगे। दूसरी बात मैं सर आपको बता दूं कि 29 मई को श्रीनगर में हमारा डेलीगेशन गया था एलजी साहब से मिलने के लिए। एलजी साहब ने 29 मई को हमारे से प्रॉमिस किया था, उस डेलीगेशन का हिस्सा हम भी थे, और सर ने हमसे प्रॉमिस किया था कि 7 जून को जो आपने हमें डिमांडें बताई है हम फुलफिल करेंगे, और एक 7 तारीख को आर्डर निकालेंगे 7 जून को। और सर हम वो से सारे टीचर वापिस आए और एलजी साहब ने हमें सिर पे हाथ घुमाया और बोला कि आप वहाँ पे जाके बीजेपी के ऑफिस से बाहर जाके अपना प्रोटेस्ट उठाइए। सर हम फिर से वापिस आए और हमने बीजेपी के जो रविंदर रैना सर है उनको लिया साथ में और अपना प्रोटेस्ट जो है बंद किया। और सर हम यहाँ से चले गए अपने घरों में। हमें एलजी साहब पे पूरा भरोसा था कि सर ने हमसे प्रॉमिस किया है, हम वेट करने लगे। सर 7 जून छोड़ के आज 8 महीने होने पे आ गए हैं और अभी तक जो एलजी साहब है उन्होंने अपना प्रॉमिस नहीं पूरा किया है। और हम बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 7 साल से 5 साल किया जाए। जिस तरह से सर स्कूलों में आरईटी टीचर लगाए गए थे, रैबरे तालीम टीचर लगाए गए थे, 5 साल का पीरियड उनका रखा गया था, उसी तरह सर उनको लगाया था पढ़ाने के लिए बच्चों को। उसी तरह सर हमारी आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी आप गए, प्रेस क्लब में भी आपने प्रदर्शन किया, आज डिविजनल कमिश्नर दफ्तर आप पहुंचे हुए हैं, किसी तरह की उम्मीद है आप? सर आज हमें 19 दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए और 19 दिन से लगातार हम हर एडमिनिस्ट्रेशन को पता है हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हुई। उनको ऐसे लग रहा है कानों के ऊपर से उनकी जूं भी नहीं रेंग रही है। उनके द्वारा लगाए गए लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, कई ब्लैक शीप्स नहीं है, फिर उनको क्या प्रॉब्लम है? अब ये बोलते हैं कि ये पहले के रिक्रूटमेंट्स हैं। सर हमारी फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट जो है फॉर्म जो निकले थे वो 2017 में निकले थे और 2019 में हम अपॉइंट हुए फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। उस टाइम में तो एलजी गवर्नमेंट खुद थी, बीजेपी खुद थी, तो हम कहां से आगे बाहर से? जो पॉलिसी डिमांड थी एज पर द पॉलिसी हम अपॉइंट हुए हैं, तो हम जस्टिस मांगना जो है हमारा हक है। हम जब उस हक के लिए जाते हैं तो लाठीचार्ज होती है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को लाठी मार सकता है, ये कहां तक है? क्या उम्मीद लेकर आज हम ये डिविजनल कमिश्नर साहब के इसलिए आए हैं कि वो जल्द से जल्द एलजी साहब को जो है आज जो है हमारे से बात करवाएंगे। और दूसरा वो जो पुलिस कर्मी है जिन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि फीमेल टीचर्स को घसीटना मेल के बात नहीं होती है। सर सुना कि किस तरह से जो फीमेल टीचर्स के ऊपर जो लाठियां उस दिन बरसाई गई, आज इनकी मांग है कि डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर ये मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर है उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाए और इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने तबादले का मुतालबा करते हुए बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। ये मुलाजमीन जम्मू में 242 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित मुलाजमीन कश्मीर में तैनात हैं और वादी में टारगेट किलिंग के वाकयात की वजह से कश्मीरी पंडित जम्मू या किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल का मुतालबा कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की मांग करते हुए पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 264 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहां पर मौजूद है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो लेटर है वो इन्होंने पकड़ी हुई है। आप ये लेटर देख सकते हैं, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लेटर है वो यहाँ पर देना चाहते हैं कि ये जो इनकी मांग है रिहेबिलिटेशन की, रिलोकेशन की, उसे जो है वो माना जाए। और तभी लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतृत्व को ये लेटर देने जो है वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं इतनी ठंड में जहां सभी लोग ठंड से बचने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, बट बावजूद उसके कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर जो है वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो रिलोकेशन है वो यहाँ पर किया जाए। इनके लिए जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसमें जो है वो बदलाव किया जाए। और सन 1990 से कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यहाँ पर उजागर हो रहा है और तभी ये दर्द जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किया जा रहा है। और उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि लगातार 264 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से
आज भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाद ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। क्या कुछ उम्मीद लगाकर आज आप यहाँ आए हैं? हम देख रहे हैं आपके हाथों में लेटर है जो पीएम को भेज रहे हैं, आप एचएम को भेज रहे हैं। सर, हम इंसाफ की उम्मीद लगाकर यहाँ पर बैठे हैं। हमें पूरी तरीके से यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ये इंसाफ देगी। हमने ये लेटर कल पीएमओ, एचएमओ और एलजी ऑफिस में मतलब भेजी है। हमने इस आशा से भेजी है कि वो हमारे जो कंसर्न है उसको थोड़ा कंसीडर करेगी। हम बहुत ही परेशान है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से टारगेटिंग किलिंग कॉन्टिन्यूसली जारी है। तो इस स्थिति में कश्मीरी पंडित वहां पर काम करने के लिए नहीं जा सकता है। तो हमारी दरख्वास्त यही है सरकार से, कृपा करके हमारे मैटर्स को कंसीडर किया जाए और हमको हाल फिलहाल के लिए जम्मू में रिलोकेट किया जाए। बिल्कुल, काफी दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं और राजौरी जिले में भी हमने देखा किस तरह से ये जो किया गया हुआ आतंकी हमला, उसके बाद भी काफी डर जो है वो सभी मिनॉरिटी कम्युनिटीज में बना हुआ है। आपको लगता है कि जरूरत है कि जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाए? सर, सबसे पहले तो इंडियन स्टेट को डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। उनको ये कंसीडर करना चाहिए कि जो 1990 से कश्मीरी पंडित हर गली कूचे में चिल्ला कर कहता था कि टेररिज्म है, जिहाद है, उस पर इनको थोड़ा कंसीडर करना चाहिए कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने तब इस चीज को इग्नोर नहीं किया होता, इसको डिनायल में नहीं रखा होता, शायद से आज राजौरी का ये दुर्घटना ना होती। विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी बात गृह मंत्रालय तक उन्होंने बराबर कोशिश की एलजी साहब तक पहुंचाने की, लेकिन कहीं ना कहीं एलजी सुन नहीं रहे यहाँ के बीजेपी। और अब उन्होंने फैसला लिया कि हम होम मिनिस्टर से बात करके आपके मसले को उठाएंगे। इसीलिए एडवांस में हमने कल प्रधानमंत्री साहब को भी लिखा, एलजी को भी लिखा, अपने माननीय होम मिनिस्टर जी को भी लिखा। आज उसकी हार्ड कॉपीज हम रविंद्र रैना जी को यहाँ पे सौंपेंगे और उसमें सारे एम्प्लॉयज ने अपनी व्यथा और पीड़ा बताई है, साइन करके वो होम मिनिस्टर को दिखाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, जेएंडके में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरह से कश्मीरी पंडित जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से वही मांग कर रहे हैं कि इन्हें रिलोकेट किया जाए और कश्मीरी हिंदुओं को और खास तौर पर सभी हिंदू मिनॉरिटीज को लगातार जो टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर जो है वो एक प्लान बनाने की जरूरत है, ताकि आगे जो है टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला है वो पूरी तरह से थम सके। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू का खास कार्यक्रम डोगरी रिपोर्ट और डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट मैं तुहानू अज ले आया सांबा जिले के कटली ग्रां दे और बेहद अच्छी खबर है सांबा के कटली ग्रां दे और इत्थों की एक कुड़ी ने मात्र 14 साल की कुड़ी ने एक अपना नाम जो रोशन किया, कन्ने माँ प्यो का नाम रोशन किया, ग्रां का भी किया, सांबे का भी किया। 14 साल की उम्र के अंडर 15 वूमेंस टीम जम्मू कश्मीर के उन्हें हिस्सा लिया और गल करचे तो गुजरात विच जिहड़ी है उनकी वो ट्रॉफी एक खेली गई, उहदे च उन्हें हिस्सा लिया और अज ग्रां दे विच पुज्जी है कुड़ी और कुड़ी का बड़े जोर कन्नै ढोल धमाके बजाइए जिहड़ा है स्वागत किया गया। शीतल कुड़ी का नाम है और साढ़े कन्नै शीतल बनी दे, शीतल कन्नै अस गल करके। शीतल, कुत्थों थोड़ा ये सफ़र जिहड़ा है क्रिकेट का शुरू होया, पहले ये पूछना चाहते थोड़ा। मैं पहले खो खो खेलती ही, उसके बाद मैं क्रिकेट स्टार्ट किया। मैं पहले स्कूल पढ़ती ही, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल कटली सांबा है और जिन्हें सिखाया उन्होंने नाम राहुल देव सिंह पठानिया है। तो मैं स्टार्ट किया, पहले मैं खो खो खेलती, खो खो को स्टार्ट किया। उसके बाद मिगी खो खो का मैच किया एक बार सर ने खो खो का मैच किया, खो खेलने लगे। उसके बाद खो खो का मैच बंद किया। उसके बाद एक कुड़ी खिलाते सर तो उसी ड्रिल करवा दे तो बॉल सुट्टा दे तो बॉल मेरे को आई तो मैं चुकी तो थ्रो मारी। तो थ्रो मतलब कि शैल थ्रो ही, फ्लैट थ्रो ही, जी मतलब कि क्रिकेटर ही मारी सकता हा। तो उसके बाद मैं थ्रो मारी, फिर सर ने भी बुलाया, उन्हें कि तू क्रिकेट खेलना, मैं क्या आओ मैं क्रिकेट खेलना है। तो उसके बाद सर ने मिगी सिखाया कि ये बॉलिंग एक्शन इ'यां होंदा ते इ'यां करना तू। उहदे कोला पहले कदे तुसीं क्रिकेट खेलिया? नहीं, उसदे कोला पहले मैं कदें क्रिकेट नहीं। तुहानू भी नहीं पता कि तुहाडे अंदर इन्ना टैलेंट है क्रिकेट दा? ना, नहीं पता। अच्छा, फिर उत्थों सफर थोड़ा शुरू होई है। आहो। हुण अगर अज दी अगर गल करचै ते किन्ना गर्व महसूस होआ दा, किन्नी खुशी वाली गल है ग्रां दे विच थोड़ा बड़ा जोरदार स्वागत किया गया? मिगी खुशी होई, बड़ी खुशी होई, पर मिगी अदू ओह नहीं खुशी जदों मैं इंडिया खेल गई। बड़ी बड़ी गल है, अज भी तुस एड्डी गल करा दे और अज भी तुसें ग्रां दा नाम रोशन किया, कन्नै सांबा दा नाम रोशन किया। कन्नै मैं ये भी दर्शकें गी दस्सना चाह कि केह्ड़ी टीम दी बक्खी दा तुस खेढन गे, कुत्थे खेढे, किन्नियां टीमां हां और तुहाड़ा केह् रोल रेहा ओह्दे च, ओह् भी सनाओ।
मैं राजकोट के दी खेलन और साढ़े 5 मैच होए सारे को पहले उनकी तरफ दा गेदे खेलन साड़ी टीम साड़ी जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन टीम साड़ी हाँ ते हून साढ़े 5 मैच होए सारे को पहला मैच साढ़ा अरुणाचल प्रदेश कन्नै होया ओह्दे च मैं 5 विकेट लित्तियां ते ओह्दे बाद नागालैंड असम कर्नाटका इंदे कन्नै साढ़ा मैच होया और मेरी टोटल विकेट 14 है 14 विकेट इहदे कोला पहले अगर गल करचै ते जेह्ड़े थुआढ़े इत्थे मैच होए इनें मैचें कोला पहले ते कनेहा अनुभव रेहा उंदे कन्नै मतलब खेलने दा केह् कुछ सिक्खेआ तुसें मैं पहले 19 ते ट्रायल दित्ते 19 च मैं मिगी कोई मैच नहीं मिलेआ मैं बाहर बैठी दी बाहर भी मतलब कि बाहर बैठी थी पर ओह्दे च मैं दिक्खेआ कि कि'यां खेला दे केह् होआ दे मैं मतलब कि बड़ा कुछ सिक्खेआ सारे मेरे को सीनियर है मैं जूनियर है और ओह्दे चा दिक्खेआ कि कि'यां खेला दे सारे टीचर कि'यां सपोर्ट करा दे कि'यां बच्चे चेयर अप करा दे ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉ खेलने ਜਿਹੜਾ कि शायद सिक्खी आए तुस ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉ बड़ा ਇਹ ਸਾਡੇ कन्नै शीतल और इंदे कन्नै ਜਿਹੜੇ आखदे कि हर बच्चे दे पिच्छे एक गुरु हुंदा और इन्हें टीचर ने ਜਿਹੜੇ जिन्हें उनेंगी अगे दस्सिया इंदी प्रतिभा इंदे अंदर दिखी और इस प्रतिभा गी ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ इन्हें दस्सिया इंदे कन्नै गल करके सर कनेहा टैलेंट है इस कुड़ी दे विच तुसें आपू दिखे दा तुसें आपू तैयार कीता कनेहा टैलेंट है सब बच्चे दा बहुत अच्छा बच्चा है बहुत फिट है नेचुरली पहले बड़ा फिट हा क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र तो आंदा बच्चा जमीन च काम करना अपनी खेतीबाड़ी च अपने मम्मी डैडी का हथ बढ़ाना उस वजह कन्नै नेचुरली बहुत फिट हा लेकिन यह कि पता कुछ नहीं हाँ ना मिगी पता ना इसी पता ऐसी सी खो खो खिला दे बाई चांस जियां बच्चे ने सनाया कि थ्रो की वजह कन्नै मैं इसी ट्राई किया कि बॉलिंग च ट्राई करना चाहिए बस उत्थों सफ़र शुरू होया जिहड़ा कि अज सफ़र तुस दिखा दे हाईएस्ट सरला ज़्यादा विकटां जम्मू कश्मीर की टीम की तरफा लैना 14 विकटां लईयां जिस च 5 हाईएस्ट विकेट न ते ये सारा सफ़र जिहड़ा तुस दिखा दे सारा उसदी बदौलत का होया अच्छा अगर इ'यां मेहनत करदी रौह्ग इस बच्चे ने बड़ी दूर तक जाना हाले 14 साल तो कुछ महीने उम्र है दी मतलब 15 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तो बहुत लंबा सफ़र है अगर ये फोकस करे क्रिकेट पर बहुत अच्छा सफ़र होना है बच्चे का शुक्रिया जियां ये इंदे टीचर जिंदा ये गाना हा कि बड़ा टैलेंट है इस बच्ची दे अंदर और काफ़ी दूर जेह्ड़े पुज्जी सकदे न और एक दिन अस भी ये दुआ करगे कि इंडिया टीम च जेह्ड़े शीतल खेढा ते साढ़े कन्नै इंदे रिश्तेदार जेह्ड़े बने दे न ओह् बी आए दे न अज्ज बड़ा खुशी दा मौका है ते इंदे कन्नै गल तुहाड़ा नाम केह् और तुस केह् लगदे शीतल मैं एह्दी मामी लग्गनी आं मेरा नाम शक्ति देवी अच्छा एक गल सनाओ कि कुड़ियें वास्ते मैक्सिमम इ'यै चीज़ दिक्खेआ जाता है कि घरा बाहर नहीं जाना पढ़ाई करनी घरा दा कम्म करना ते शीतल वास्ते एक बड़ा मुश्किल हा ऐसी इनकम भी नहीं है मतलब एक गरीब फैमिली तो बिलोंग करदी है केह् कुछ आ गया किन्ना खुशी दा सर एह् बड़ा गै खुशी दा मौका एह्दे कन्नै कन्नै बाकी बच्चे भी दिक्खा दे न कि'यां हून अपनी एग्जाम्पल लेनी है कि मेरे गै बच्चे न उन्हें मैं बोलिया कि बच्चों देखो शीतल कुत्थे जा रही है बोलते मम्मा हाँ हमारे लिए भी हाथ बचा के रखना मैं ठीक है आप करो तो सही कुछ तो कुछ मैं बाजार से लेके दे दूंगी आपको योग्य तो बनो तो इससे इसी दिखिए ना बाकी बच्चे भी बड़ा उनके मने च भी बड़ा हर्ष उल्लास आवा कि अस भी ये कम करचै कि कोई भी एक्टिविटी होए बच्चे मतलब बच्चा कोई खेलने च कोई पढ़ने च मतलब कोई भी एक्टिविटी विच बच्चा आगे जा ओदा अपना माइंड है बच्चे दा कि सारे बच्चे इ'यां गै जान और सारे दे बच्चे तरक्की करन असेंगी बड़ी खुशी है शुक्रिया जी हूँ साढ़े कन्नै शीतलों के दादा जी बने ने इंदे कन्नै अस गल करगे किन्नी खुशी की गल है परिवार च कोई खिलाड़ी नहीं होया गुड़िया अज अच्छी जगह पुजी है किन्ना खुशी मेरे परिवार च उन्हें आख्या कोई भी खिलाड़ी कोई मुलाजम नहीं हाँ कोई ऐसी कोई सुविधा तो है नहीं है लेकिन अज जरा इस बच्चे की सुविधा सुनिए तो मेरा दिल जरा आख्या बहुत खुश और सोच है कि सारे बच्चे मेरे ग्रां दे भी उन्हें आख्या सारे बच्चे इ'यां अगे बधन फुल्लन ते इ'यां जेह्ड़े अस खुशी प्राप्त करन मेरे ग्रां दी सुविधा शैल बधै बच्चे जेह्ड़े न उन्हें आख्या बेकार नहीं फिरन अच्छी लाइन उप्पर लगन और अस एह्दे वास्ते करियै जेह्ड़ा अस उन्हें आख्या करी ते नहीं सकदे अस साढ़े कोला नहीं होई सकदा जिन्ना इसी हून थोड़ा ये पता सानू लगा है कि इस दे उप्पर जेह्ड़ा अस उन्हें आख्या केह् होना चाहिए किन्ना खर्चा होंदा है अस करी ते नहीं सकदे पर फिर भी मैं हिम्मत रखन मैं करन सरकार भी अजकल बड़ी मदद करा करदी है बच्चें की
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜਿਸ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੱਸ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸ਼ੀਤਲੋਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਟਮਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਂਬਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕਰਚਾ ਤੇ ਸਾਂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਤਲੋਂ ਨੇ ਮਾਤਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਥਾਵਾਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਖਨੂਰ ਦੇ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫਾਂ ਪੁਨੀਤ ਸਾਗਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਰਫਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं तुसें दस्सी ओड़ां ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ कन्नै गौरमेंट डिग्री कॉलेज ਦੇ NCC ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ कन्नै गलबात करगे कि प्रोग्राम अज तुंदे तरफा किया जा रहा और लोगों की समझाया जा रहा। जय हिंद। सारे कोला पहले मैं कैडेट संजीवन कुमार NCC तरफा पुनीत अभियान सागर एक अभियान चलाया जा रहा है जो तहत अस लोगों की ये समझा दें कि जो प्लास्टिक है इसी ख़त्म करना है। एक बड़ा जहर चीज़ है जी हौली हौली साढ़े समाज की नुकसान करा दी है। जियां कि दिक्खी लो लिफाफे वगैरह अस यूज़ करने प्लास्टिक के वो पशु खांदे ने ते मरी जंदे ने। चलो इधर तो समुंदर वगैरह नहीं है हूँ जियां बाहर समुंदर ने अदर स्टेट्स उत्थे मछलियां वगैरह जां होर जेह्ड़े जीव जंतु उत्थे रौहने आह्ले ने कुसै ने बोतल होंदी सुट्टी दी जां कोई तार तूर ओह्दे गले च फसी जंदियां ओह्दी वजह कन्नै मरी जंदे ने है ना। तो इ'यां गै एह् साढ़े जीवन लई मन्नेआ जंदा कि कैंसर दा भी एह् जियां अस यूज़ करने पानी आह्ली बोतलां वगैरह ये साढ़े लिए बड़ी हानिकारक ने। हाँ जी जियां कि साढ़े कन्नै इंदे NCC इकाई दे जेह्ड़े अधिकारी ने ओह् बी साढ़े कोल ने ते इंदे कन्नै बी गल्ल करगे। सर केह् लोकें गी समझाया गया तुंदी तरफा केह् अवेयर कीता गया? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट अरुण शर्मा 2nd JNK बटालियन NCC जम्मू। साढ़ा एक वीक का प्रोग्राम चला दा पुनीत सागर अभियान के तहत जोदे तहत असें पूरे वीक अवेयरनेस वीक चलाना है पूरे अपने ब्लॉक विच जोदे तहत लोकें गी दसना है कि प्लास्टिक का घट तो घट इस्तेमाल करो ताकि आने वाले जेह्ड़े जनरेशन है उन्हें भी अच्छा जीवन अस दे सकचै। दूआ कि जेह्ड़ियां वाटर बॉडीज़ न जियां कि इधर दी साढ़ी नहर है जां कोई तलाब न जां होर बाकी वाटर बॉडीज़ न वो खराब होंदियां जा दियां न उंदा बचाना असें प्लास्टिक का जिन्ना घट यूज़ करगे जिन्ना कचरा सारा होंदा दिक्खने कि नहरें सुट्टदे लोग। मैं ये अपील करांगा अपने लोकें कि जेह्ड़ा कचरा है खास करके प्लास्टिक ओह्दा घट तो घट यूज़ करन और जेह्ड़ा ओह् पानी दे विच नहीं सुट्टना है। म्युनसिपैलिटी वाले अपनियां गड्डियां लाई दियां न अजकल ते घर घर गड्डियां जा दियां न ते उंदे अग्गें इ'यै बिनती है कि जेह्ड़ा कचरा है वो अलग अलग करन प्लास्टिक का कचरा अलग करन दूआ जेह्ड़ा डिस्पोजेबल कचरा वो अलग करन और उधर अलग अलग डब्बे च जेह्ड़ी गड्डी आंदी है वो भी अलग अलग डब्बे रखे दे न उ'नें भी ओह्दे चों लेइयै जंदे न अग्गें ओह् डिस्पोज ऑफ करदे न। ये बड़ा जरूरी है सारें गी अवेयर होना कि प्लास्टिक दा कि'यां डिस्पोज ऑफ करना है और कि'यां इसी हर जगह नहीं असें फैलाना है। एह्दे कन्नै एग्रीकल्चर विच भी बड़ा नुकसान होआ दा है जित्थै भी एग्रीकल्चर च लिफाफा जेह्ड़ा केईं साल लाई ओड़दा डिस्पोज होंदे ते ओह्दे कन्नै पैदावार च बड़ी नुकसान होआ दा है। एह्दे कन्नै कन्नै जेल्लै जलाया जंदा है ओह्दे कन्नै इन्ना पोल्यूशन होंदा है कि लोकें च कैंसर अस्थमा और बड़ियां सारियां बमारियां एह्दे कन्नै भी फैला दियां न। ते मैं इ'यै गुजारिश करांगा अपने सारे लोकें गी कि कृपया प्लास्टिक का घट्ट कोला घट्ट इस्तेमाल करन और अपनियां जेह्ड़ियां वाटर बॉडीज़ न उ'नेंगी साफ रखन। शुक्रिया, जय हिंद। जियां कि इन्हें आख्या कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए तो प्लास्टिक का अगर तुम यूज़ करगे साढ़ा पर्यावरण जो साफ सुथरा नहीं रहोग। तो इन्हें लोगों अगे अपील भी की कि जोड़ा कचरा है वो डस्टबिन च पान तो उसी इधर उधर बाजारें च अग्गा पिछा नहीं सुट्टन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख सुनील सिंह बाबू अखनूर। नमस्कार, डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट एक बार परतियै तुसीं सबने दा स्वागत है। अज दी ग्राउंड रिपोर्ट इस गल करने लिया ऑल जम्मू एंड कश्मीर NYC एसोसिएशन जी है जम्मू च भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर अज प्रदर्शन करा करती है। पिछले लंबे समय तो लगातार अगर गल करचे तो यह प्रदर्शन जड़ा जारी है। जम्मू एंड कश्मीर NYC इंप्लॉइज एसोसिएशन जड़े कि EG
एलआईसी के अंडर एफिलेटेड होते हैं ते पिछले कई सालों तो लगातार प्रदर्शन करा करते हैं। ना सिर्फ मेल एम्पलॉयज़ बल्कि फीमेल एम्पलॉयज़ भी इन्नी ठंड च अज बाहर निकली दी हैं और जम्मू के अलग अलग कोने तो अगर अस गल करचे तो वो इत्थे पुज्जी दी हैं और प्रदर्शन करके अपनी मांगा की परतियै दोहरा करते हैं कि जड़ा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जड़ी है किते ना किते इनकी गल जड़ी है वो सुनने का प्रयास करे और कुछ एम्पलॉयज़ कन्नै गल करने की कोशिश करगे कि कुछ मांगा तुहाडियां जी क्या आखना चाहिए कि मांग है तुहाडी और पिछले कितनी देर तो प्रदर्शन कर रहे हो? अस अज साढ़ा पहला दिन प्रोटेस्ट का। पिछले असें इत्थे स्ट्राइक की थी साड़ी जून जुलाई को ही ओह्दे कोला बाद असें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आश्वासन दिता हा कि तुस अपनी कॉल ऑफ करी ओड़ो और जल्दी कोला जल्दी तुसें जेह्ड़ा है जेह्ड़ी थोड़ियां डिमांड्स न ओह् पूरियां कीतियां जाङन। साड़ियां डिमांड इ'यै ही कि असें पॉलिसी दित्ती जा और साड़ी जेह्की सैलरी है उसी इनहेंस कीता जा। लेकिन तुसें दिखदे होई है कि अज साढ़े 6 महीने होई गे लेकिन जेह्का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जेह्ड़ा वादा कीता ओह् अपना पूरा नहीं कीता। अस इ'यै आखना चाहन्ने आं कि जल्दी कोला जल्दी जेह्ड़ा साढ़ा जेह्ड़ी साढ़ी डिमांड्स न उ'नें पूरा कीता जा, नहीं तां औने आह्ला टाइम जेह्ड़ा साढ़ा प्रदर्शन होना उग्र प्रदर्शन होना और पूरे यूटी च होना पूरी यूटी च। जी किन्ने सालों तो एम्पलॉयज़ जेह्ड़े लगे दे और केह् पॉलिसी तैह्त लगे थोड़ा समझाओ। देखिए मैं प्रेजिडेंट है एनवाईसी एसोसीएशन का आसिफ। मैं तुसें दसना चाहना कि 13 साल हुई है असें इस सिस्टम च चलते जिथे भी जरूरत पौंदी चाहे इलैक्शन ड्यूटीज तुस ले लाओ कोरोना के टाइम ले लाओ केह्ड़े डिपार्टमेंट लगे 14 डिपार्टमेंट जियां रेवन्यू है फिर उसके बाद एजुकेशन है स्पोर्ट्स है सोशल वेलफेयर है फिर RDD है हैल्थ है हर डिपार्टमेंट च लगे दे और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा दे और यूज एंड थ्रो की जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चला दी है। अस तुसें याद होना कि गर्मी च जून के महीने च भी इतने बैठे है एलजी साहब ने असीं सद्दिया हा ते असीं एश्योर कीता हा कि थोड़ा 1 महीने के अंदर ऑर्डर किया जाए मगर अज 7 महीने होने वाले तो सोची सकते कि एक 2500 की अमाउंट च जेड़ा मैरिटोरियस बंदा है सारे मैरिट बेसिस उपर लगे दे किस तरीके दे इस महंगाई के दौर च किस तरीके कन्नै अपनी फैमिली चला दे उन्हें। तो मैं एक आखना चाहना कि बड़ा होई आ हुण अस जिन्ना वेट करी सकते हैं जिन्ना कोऑपरेट करी सकते हैं क्योंकि कोरोना के टाइम भी असें कोऑपरेट किया फिर उसके बाद जून महीने जिस वेले असें एश्योरेंस दी गई एलजी साहब की असें उहदे उपर भी यकीन किया मगर इत्थे मैं जिहड़ा देखिया कि करनी ते कथनी च बड़ा डिफरेंस है। तो अस आखना चाहते हैं कि हुण असें ठानी लैते दा इस बारी या इत्थों साड़ी लाशां जांग या साड़ा मसला हल हो क्योंकि इस जिल्लत दी